आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपन का क्लास 11 का चैप्टर पहला चल रहा है, जो कि क्या है अपना समाप्ति की ओर है। आज इसकी एक लास्ट क्लास है और इसके बाद फिर अपन इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज अपन जो पढ़ना है वो पढ़ना है अपन को सीमांत अभिकर्मक के बारे में। ठीक है, तो सीमांत अभिकर्मक क्या होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, क्या होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक होते हैं, है ना। तो जो अभिकारक हैं, जब अपन दो या दो से अधिक अभिकारक लेते हैं, जैसे कि मान के चलो अपन को H2O बनाना है, पानी बनाना है, ठीक है ना, तो इसमें क्या लेंगे अपन H2 के मोल लेते हैं और O2 के मोल लेते हैं और इससे क्या बन जाता है, आपका पानी बन जाता है। ठीक है ना, क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं और रिएक्शन का क्या है, इसमें बैलेंस होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक रिएजेंट क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है और एक होता है कम मात्रा में। ठीक है ना, तो जो कम मात्रा में होता है वो कहलाता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो रिएक्शन तो होती है, लेकिन जब ये रिएक्शन होती है, जैसे मान के चलो इसमें देख सकते हैं आप कि 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल इसमें ऑक्सीजन का है। ठीक है ना, 2 मोल क्या है इसमें हाइड्रोजन की है और 1 मोल ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो अपन इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इससे संबंधित अपन ये सवाल भी करेंगे, जिससे अपन को और अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो पहले थोड़ा इसकी परिभाषा और इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा और डिटेल से। तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि कई बार अभिक्रियाओं में संतुलित, है ना, समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियकों की मात्राएं उपस्थित नहीं होती हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं कि मान के चलिए H2 है और जो O2 होता है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसकी मात्रा, है ना, इसको रिएक्शन करने के लिए जिसकी इतनी मात्रा चाहिए होती है वो क्या है, उपलब्ध नहीं हो पाती है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें एक रिएजेंट जो कम मात्रा में होता है वो ख़त्म हो जाता है और दूसरा क्या है, उसमें रिएजेंट बचा रह जाता है। ठीक है, तो जो ख़त्म हो जाता है, जो समाप्त हो जाता है, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। ठीक है ना, और जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म होता है तो अपनी रिएक्शन भी वहीं पे क्या है, रुक जाती है। ठीक है, इस स्थिति में, है ना, तो ऐसी स्थितियों में क्या अभिक्रियक दूसरे की अपेक्षा अधिकता में उपस्थित होता है, यानी कि एक कम मात्रा में होता है, एक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो जो अभिक्रियक कम मात्रा में उपस्थित होता है वह कुछ देर बाद क्या है, समाप्त हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही वो ख़त्म होता है ना, तो उसके बाद और आगे अभिक्रिया नहीं होती, मतलब अभिक्रिया वहीं पे रुक जाती है, भले ही ये दूसरा अभिकारक है उसकी कितनी भी मात्रा उपस्थित हो, है ना। तो जैसे ही एक रिएजेंट खत्म होता है तो वो अभिक्रिया क्या है, वहीं पे रुक जाती है। अतः जो अभिक्रियक, है ना, पहले समाप्त हो जाता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। तो जैसे ही एक रिएजेंट खत्म हो जाएगा तो उत्पाद भी क्या है ना, बनना बंद हो जाएंगे, है ना। तो जो इसकी मात्रा जो सीमित है या मान चलो कम मात्रा में होती है, उसी को ही अपन सीमांत अभिकर्मक या इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जो स्टोइकियोमेट्रिक गणनाएं करते समय इस बात को अपन को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब इससे संबंधित एक सवाल है, इसको अपन देखेंगे, है ना। तो सवाल दिया गया है इसमें, जो N2 है उसको अपन ने 50 किलोग्राम लिया है और जो H2 है इसको अपन ने 10 किलोग्राम लिया है ना। इन दोनों की क्रिया से अपन ने NH3 बनाई है। ठीक है, तो NH3 को अपन ने मिश्रित किया है, मतलब बनाने के लिए इसमें मिश्रित किया है और प्राप्त जो NH3 अपन को प्राप्त हुई है ना, उसकी मात्रा का अपन को परिकलन करना है। और इन स्थितियों में NH3 उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक, मतलब सीमांत अभिकर्मक के बारे में भी अपन को बताना है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये दिया गया है, यहाँ पे एक रिएक्शन है, ठीक है ना, ये जो रिएक्शन है ये हैबर प्रोसेस है ना, अमोनिया निर्माण की हैबर प्रोसेस दी गई है ये, है ना। तो इससे क्या है, अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये रिएक्शन दी गई है N2 और प्लस में 3H2 और क्या बन रहा है 2NH3, यानी कि अमोनिया बन रही है। तो इसमें सीमांत अभिकर्मक निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, N2 के मोल निकालेंगे कि इसमें N2 के कितने मोल हैं। ठीक है, तो इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन अपन सिंपली तरीके से इसमें हमने बताया था
अपन को मोल निकालना है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है n बराबर गिवन वेट, ठीक है ना, जो भी अपन को वेट दिया गया है और बाद में उसका मोलर मास, ठीक है, ये अपन को निकालना होता है। इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मोल प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो काफ़ी सारा चीज़ें दी गई हैं, लेकिन अपन को इतना सब नहीं करना है। अपन को करना है डायरेक्टली n बराबर, अपन को n2 के मोल निकालना है। तो n2 का अपन को गिवन वेट दिया गया है कितना, 50 किलोग्राम, ठीक है, 50 किलोग्राम दिया गया है ये, ठीक है। तो इसको अपन ग्राम में बदल देंगे, तो 1000 से इसमें गुणा कर देंगे और बटे में n2 है ना। तो n2 दिया गया है, यानी कि n2 यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। एक परमाणु का द्रव्यमान इसका होता है 14, ठीक है। तो 14 और ऐसे कितने मॉलिक्यूल, ऐसे 2 हैं, है ना, तो 2 कर देंगे अपन, ठीक है ना। इसमें अपन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब इसको करेंगे अपन सॉल्व, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50,000, ठीक है, ये आ जाएगा 50,000 और बटे में क्या कर देना अपन को 28 कर देना है, नहीं 14 दूनी 28। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 1786, ठीक है, 1786 ये आंसर आएगा। आप इसको शॉर्ट यानी कि है ना, मान के चलो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आप लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पे दशमलव लगा दोगे तो इसमें हो जाएगा गुणा में 10⁻², ठीक है ना, क्योंकि 2 अंक बाद अपन ने दशमलव लगाया है तो 10⁻² आ जाएगा। 3 अंक बाद यहाँ 3 अंक बाद अपन यदि दशमलव लगाते, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाते आपके 3, है ना, 10⁻³ आ जाते, है ना। तो इसकी जो मोल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 17.86, ठीक है। जो n2 के जो मोल है वो कितने आ रहे हैं, 17.86 आ रहे हैं। तो आप इसको है ना 1786 है ना लिख सकते हैं आप, और नहीं तो मान के चलो आप वैज्ञानिक संकेतन के रूप में भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद अपन देखेंगे H2 के मोलों की संख्या, ठीक है। तो H2 के मोल अपन को निकालना है, तो लिखना है n बराबर गिवन वेट दिया गया अपन को 10 किलोग्राम, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए और ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दीजिए इसमें, और बटे में अपन को लिखना है हाइड्रोजन कितने, H2 है तो हाइड्रोजन इसमें 2 हैं। एक का जो वेट होता है वो होता है 1.08 होता है ये, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू, या इसको अपन 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या सवाल में एग्जैक्ट वैल्यू इसकी लिखी गई है, ठीक है। तो 1.08 होती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन तो 2 लिख देंगे, ठीक है। और एक की वैल्यू होती है ना 1.08 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 1.08 होती है, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,000 और बटे में 2.08 दूनी 16, यानी कि है ना 0.16 आ जाएगा, है ना, 2.016 ये आ जाएगा इसका। इसको जब अपन सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4960, कितना आ जाएगा 49 और 60 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी 4960 आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। अब इसको अपन को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो आप क्या कर देंगे इसमें गुणा, है ना, 3 अंक बाद दशमलव तो 10⁻³ लिख देंगे इसमें, ठीक है। 3 अंक बाद अपन ने यहाँ पे दशमलव लगाया है तो लिख देंगे 10⁻³, है ना। तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4.960 या 4.96 बस लिख सकते हैं, 0 हटा सकते हैं अपन, और गुणा में 10⁻³, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इन दोनों की क्या है मोल निकाल लिए। अब इसके बाद अपन को इसमें देखना है, दिया गया ऊपर दिए गए समीकरणों के अनुसार अभिक्रिया 1 जो मोल है ना, तो जो रिएक्शन दी गई है तो इसमें क्या है N2 के 1 मोल है। यहाँ पे जो रिएक्शन दी गई है देखो आप, है ना, तो N2 के केवल 1 मोल है यहाँ पे, है ना, केवल N2 लिखा है तो इसके 1 मोल हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन है इसके कितने 3 मोल हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हैं 3 मोल हैं, वहीं पे ये लिखा हुआ है। ऊपर दिए गए समीकरण के अनुसार अभिक्रिया के 1 मोल N2 के लिए 3 मोल है ना हाइड्रोजन की आवश्यकता है। मतलब जब ये रिएक्शन होती है तो जो नाइट्रोजन का 1 मोल है हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया करके है ना NH3 बनाता है।
ठीक है, की आवश्यकता होती है। अतः 17.86 गुणा 10⁻2 मोल के लिए आवश्यक हाइड्रोजन की संख्या, मतलब एक मोल के लिए, एक मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तब वो बोल रहे हैं कि 17.86 गुणा 10⁻2 मोल के लिए आवश्यक हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है, तो इसके लिए अपन को कितने चाहिए, 5.36 है ना, और गुणा में 10⁻3 इतने मोल अपन को हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, कितने चाहिए, इतने हाइड्रोजन अपन को चाहिए होते हैं मोलों के। लेकिन परंतु अपने पास कितने हैं, ठीक है, लेकिन अपन के पास कितने हैं, अपने पास हैं, है ना, 4.96 मोल ही अपने पास उपलब्ध हैं। ठीक है, कितने हैं, 4.96 गुणा 10⁻3 मोल ही हाइड्रोजन अपने पास उपलब्ध है। अतः H2 सीमांत अभिकर्मक है। ठीक है, इससे पता चल गया कि H2 क्या है, सीमांत अभिकर्मक है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो मोल है, जो नंबर है, इसके क्या है, कम आए हैं, इसलिए इसे अपन को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अब NH3 उपलब्ध H2 की मात्रा, है ना, तो मोलों से ही प्राप्त होगी, है ना। तो NH3 केवल अपन NH3 को यदि अपन को प्राप्त करना है तो जो NH3 मिलेगी वो इतने ही मोलों से अपन को NH3, है ना, यानी कि अमोनिया गैस उपलब्ध होगी। जो कि 3 मोल हाइड्रोजन से, है ना, 2 मोल NH3 उपलब्ध होती है। ठीक है, तो ये बाकी और भी इसमें चीज़ें दी गई हैं कि अपन को टोटल NH3 कितनी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया कि अपन को इतनी NH3 आपको मिल जाएगी, है ना। तो मेन इसमें होता है सीमांत अभिकर्मक। आई होप कि आपको सीमांत अभिकर्मक समझ में आया होगा। ठीक है, इससे संबंधित अपन एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अपन इससे संबंधित एक और सवाल देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से, है ना, तो उसमें आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। लिमिटिंग रिएजेंट से संबंधित एक सवाल और अपन देखते हैं। ठीक है, ये सवाल इससे PDF में नहीं है, ये मैंने अलग से, है ना, आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक रिएक्शन है। सबसे पहले अपन रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये CaCO3, ठीक है, CaCO3 है और प्लस में 2HCl। ठीक है, 2HCl है। ये रिएक्शन करके क्या बना लेते, बना लेते CaCl2। ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे CaCl2 और प्लस में बनाते हैं CO2 और प्लस में इनने क्या बना लिया, H2। ठीक है, एक रिएक्शन दी गई है। ठीक है, ये रिएक्शन है और इसमें जो CaCO3 है ना, इसको 1000 ग्राम दिया गया है अपन को। ठीक है, इनका जो वेट है वो 1000 ग्राम दिया गया है अपन को। और जो HCl है ना, तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन दी गई है 0.76 मोल। इसके दिए गए अपन 0.76, है ना, मोलर। ठीक है, इसकी क्या है अपन को, है ना, 0.76 मोलर HCl के अपन को कितने 250 ml दिए गए, कितने दिए गए, 250 ml। ठीक है, तो जो HCl है ये रिएक्शन दी गई है, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद फिर रिएक्शन के बाद अपन इसमें देख लेते हैं कि किसके कितने मोल दिए गए हैं। तो इस रिएक्शन में जो CaCO3 है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अपन को 1000 ग्राम दिए गए हैं। ठीक है, और वहीं पे जो HCl है ना, तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन दी गई है 0.76 मोलर। ठीक है, इस कंसंट्रेशन दी गई है HCl की, है ना, और इसकी जो मात्रा दी गई है अपन को वो दी गई है 250 ml। कितनी दी गई है, 250 ml दी गई है। ठीक है, तो इसकी क्रिया कराने पर अब अपन को देखना है कि जो सीमांत अभिकर्मक है, इस जो रिएक्शन लिखी थी उसमें सीमांत अभिकर्मक कौन है। मतलब इन दो में से अपन को पता करना है कि आपका सीमांत अभिकर्मक कौन होगा, CaCO3 है या फिर HCl है। ठीक है, और इसके बाद अपन को जो CaCl2 बनेगा इसमें, तो इसकी मात्रा भी बताना कि कितने CaCl2 बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मोल निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन CaCO3 के मोल निकालेंगे। CaCO3 के मोल निकालने के लिए लिखेंगे अपन N बराबर, ठीक है, तो जो CaCO3 है अपन को कितना 1000 ग्राम दिया गया, तो 1000 ग्राम। ठीक है, और फिर क्या करना है, CaCO3 का अपन को मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। इसका क्या पता होना चाहिए, MM, यानी कि मोलर द्रव्यमान, मोलर मास पता होना चाहिए।
तो इसको अपन निकाल सकते हैं। कैल्शियम का होता है 40, ठीक है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो ऐसे कितने 3 ऑक्सीजन है, तो 16 दूनी 32, 16 × 3 48 हो जाएंगे। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आएंगे 48 + 50 60, यानी कि ये 40 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60, और टोटल कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे ये 100 मोल, वो 100, इसका जो द्रव्यमान है CaCO3 का ये 100 यानी कि 100 आ जाता है। ठीक है, कितना आ जाता है, ये 100 आ जाता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 1000 और बटे में 100, ठीक है। तो इसको काट देंगे अपन तो कितने आ जाएंगे 10 मोल आ जाएंगे इसकी, ठीक है। CaCO3 के अपन को कितने आ जाएंगे 10 मोल आ जाएंगे, ठीक है। ये मोलों की संख्या है 10 मोल। इसके बाद अपन निकालेंगे अब HCl के मोलों की संख्या। तो HCl के मोलों की संख्या निकालने के लिए अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या है 250 ml यानी कि मोलर कंसंट्रेशन दी गई 0.76, और जो मात्रा दी गई वो दी गई है 250 ml में, ठीक है। तो इसके माध्यम से अपन इसके मोल निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और जितनी इसकी मात्रा दी गई है, मात्रा दी गई है अपन को 250, ठीक है। कितनी दी गई है 250, वो भी ml में दी गई है। तो इसको अपन को लीटर में बदलने के लिए 1000 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपन को 250 ml इसकी मात्रा दी गई है, और चूंकि ml में है तो इसको लीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, और गुणा में जितना इसका मोलर कंसंट्रेशन दी गई है, यानी कि मोलरता दी गई तो 0.76 ये कर देंगे, और इन तीनों का कर देंगे अपन, है ना, सॉल्व। इन तीनों को जब अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 0.19, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.19 आ जाएगी, ठीक है। तो जो HCl की है, HCl के मोल अपन को प्राप्त हुए 0.19, और वहीं पे जो CaCO3 था, है ना, तो इसके मोल अपन को मिले हैं 10 मोल, ठीक है। कितने 10 मोल अपन को ज्ञात हुए हैं, है ना। तो इससे अपन को स्पष्ट पता चल रहा है ना, कि जो HCl है कि मात्र केवल 0.19 मोल अपन को प्राप्त हुए हैं, है ना। तो इसमें जो HCl है वो क्या हो जाएगा आपका सीमांत अभिकर्मक हो जाता है। जो HCl है ये हो जाता है आपका सीमांत अभिकर्मक, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। ये हो जाता है आपका सीमांत अभिकर्मक, ठीक है, क्योंकि इसकी मात्रा, है ना, 0.19 है। वहीं पर अब अपन देखेंगे कि जो समीकरण है इसमें CaCl2 कितना बन रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन में जो CaCl2 है कितना बन रहा है उसको अपन देखेंगे। तो जो मान के चलो अपन ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसमें लिखा समीकरण के अनुसार जो 0.19 है, ठीक है, 0.19 जो मोल हैं वो अपन को HCl के प्राप्त हुए, किसके हुए HCl के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इनसे प्राप्त अपन को CaCl2 की, है ना, मोल संख्या निकालना है पहले, ठीक है। तो CaCl2 की मोल संख्या निकालेंगे अपन। तो इसकी मोल संख्या निकालने के लिए लिखेंगे n बराबर 1 और बटे में 2, और गुणा कर देंगे अपन 0.19 का, ठीक है। तो इसमें क्या है मोल की संख्या आ जाएगी। अब ये 1/2 क्यों लिखा अपन ने, ठीक है। तो 1/2 अपन ने इसलिए लिखा कि जो समीकरण है, ठीक है, तो समीकरण से अपन ने ये लिखा हुआ है, ये अपन ने समीकरण से लिखा, जो 1/2 लिखा है समीकरण के अनुसार है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 मोल है CaCl2, है ना, CaCl2 के कितने 1 मोल है, और जो HCl है रिएक्शन में जो HCl है वो 2 है, 2 मोल है, इसलिए अपन ने 1/2 लिखा है, और गुणा कर देंगे 0.19 से, ठीक है। तो अपने जो मोल निकल के आते हैं वो आते हैं 0.095 मोल आ जाते हैं, ठीक है। जो CaCl2 है ना, इसके मोल अपन को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन ने सीमांत अभिकर्मक के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये सीमांत अभिकर्मक होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब इसके आगे अपन देखेंगे
यहाँ पे दिया गया रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि रासायनिक समीकरण को अपन को कैसे संतुलित करना होता है। ठीक है, तो जो तीर होता है ना, तो यहाँ पे जो आपके है ना रिएजेंट होते हैं, जो अभिकारक होते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे जो आपके अभिकारक होते हैं वो यहाँ पे जो उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तत्वों की संख्या, वो यहाँ पे तत्वों की संख्या दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसको अपन काउंट करके कितने यहाँ पे है ना, तो उसको अपन बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, लिखा है 2 mg और प्लस में O2 इज इक्वल टू MgO, ये बन रहा है। ठीक है, तो इसको अपन को मान के चलो, ये नहीं लिखा है अभी, इसको बैलेंस करना है ना। तो ये Mg, यहाँ पे O2, तो यहाँ पे O दो है ना, यहाँ पे Mg एक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को दो करने के लिए यहाँ पे दो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे Mg कितने हो गए, दो हो गए, तो यहाँ पे भी अपन 2 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काउंट करके इनको अपन बैलेंस कर सकते हैं। इसके कुछ स्टेप दिए गए, आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। वैसे जब आप 11वीं में पढ़ रहे हैं तो आपको ये बैलेंस करना आता ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ विलयनों में अभिक्रियाएं दी गई हैं, है ना। जो विलयन होता है उनमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, कहने का मतलब ये है इनसे द्रव्यमान प्रतिशत है ना, मूल अंश है ना, इनके बारे में दिया गया है। तो इसको अपन समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। है ना, तो एक तरह से ये विलयन की सांद्रता को, है ना, से संबंधित चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपन को देखना है द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। ठीक है, तो जो द्रव्यमान प्रतिशत है, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत के ये फॉर्मूला है, ये अपन को याद रखना है कि विलय का द्रव्यमान, ठीक है, और बटे में विलयन का द्रव्यमान और गुणा में अपन को 100 करना होता है ना। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसके बाद है मोल अंश। ठीक है, तो मोल अंश क्या होता है, यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है। कि इसका जो है ना, मान के चलिए अपन को दो, है ना, यदि कोई पदार्थ है ए, है ना, किसी पदार्थ बी में घुलता है और उसके मोलों की जो संख्या है क्रमशः, मान के चलिए कोई पदार्थ ए है, कोई पदार्थ ए है, ठीक है, और इसके मोल हैं Na। ठीक है, कोई पदार्थ बी है और इसके मोल हैं आपके Nb। ठीक है, तो उनके मूल अंश इस प्रकार हो सकते हैं, है ना। तो इसके मूल अंश होंगे इस प्रकार, है ना। तो ए का मूल अंश लिखेंगे, ए का मूल अंश, इसको मूल प्रभाज भी बोलते हैं, मूल अंश को मूल प्रभाज भी बोलते हैं अपन। ठीक है, बराबर में पहले लिखना है अपन को Na के मूल, और इसको प्रदर्शित करेंगे अपन XA से। ठीक है, इसको प्रदर्शित करेंगे अपन XA से, तो XA बराबर हो जाएगा ये Na और बटे में Na प्लस में Nb। कि एक तरीके से अपन देखें तो इसमें अपन को लिखना है खुद के मोल और बटे में टोटल मोल। ठीक है, क्या लिखना है, खुद के मोल और बटे में टोटल मोल अपन को लिखना है। और इसमें ये भी पता होना चाहिए जो बी है, ये बी प्रदर्शित करता है विलय को। ठीक है, ये क्या होता है, ये विलय होता है, ये क्या होता है, ये विलय होता है। ठीक है, और जो ए लिखा है ये आपका विलायक होता है। क्या होता है, ये विलायक होता है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत का यहाँ पे एक सवाल भी दिया गया है। ठीक है, तो वो देखेंगे अपन। तो किसी पदार्थ ए के, है ना, कोई पदार्थ है ये 2 ग्राम को, है ना, कोई पदार्थ ये है इसके 2 ग्राम को, है ना, 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन बनाया गया, है ना। तो विलय ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। तो इसे निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ए का द्रव्यमान और बटे में अपन को विलयन का द्रव्यमान और गुणा में क्या कर देना, 100 कर देना है।
ठीक है। तो यहाँ पे ए का जो द्रव्यमान है वो अपन को 2 ग्राम दिया गया है, और बटे में अपन टोटल मतलब विलेय का भी और विलायक दोनों का अपन को द्रव्यमान लिखना है, और गुणा में 100। तो ये आ जाएगा 2/20 और गुणा में 100, यानी कि ये 10% आ जाएगा। ठीक है। तो विलेय ए का अपन को क्या मिल गया, 10% मिल गया। अगर बी का निकालना चाहे तो आप बी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे केवल ए का पूछा गया है, कहने का मतलब ए क्या है, इसमें विलेय है, और इसमें जो बी क्या हो जाएगा, विलायक, यानी कि जल हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे भी अपन अनुमान लगा सकते हैं, जब ये 10 आया है, ठीक है, टोटल 100 है, तो विलायक कितना आ जाएगा, 90% आ जाएगा ये। ठीक है। तो कोई अपन एक निकाल करके दूसरे का अनुमान लगा सकते हैं, और बाकी अपन दूसरे का भी निकाल सकते हैं। ठीक है। ये द्रव्यमान प्रतिशत होता है। इसके बाद इसमें आया है मोलरता। ठीक है। तो मोलरता अपन देख लेते हैं, मोलरता क्या होता है। तो यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त प्रयुक्त होता है ये। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, और इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं इसको। ठीक है ना। और यह क्या होता है, यह किसी विलेय के 1 लीटर में उपस्थित, है ना, मोलों की संख्या होती है। ठीक है। जो मोलरता है, कैपिटल एम बराबर बिलियन के मोलों की संख्या और बटे में बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये वॉल्यूम रिलेटेड, है ना, कॉन्सेंट्रेशन होती है। ये क्या होती है, वॉल्यूम रिलेटेड होती है, इसलिए क्या है, ये ताप से प्रभावित होती है। ठीक है। ये क्या होती है, ताप डिपेंडेंट होती है, ताप से प्रभावित होती है। ठीक है। जबकि मोललता क्या होती है, तो मोललता क्या है, ताप ताप से इंडिपेंडेंट, मतलब ताप से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें अपन किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, लीटर अपन लेते हैं, बिलियन का लीटर होता है, इसलिए क्या है, ये ताप से प्रभावित होती है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ, है ना, ये एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है कि मान लीजिए हमारे पास किसी पदार्थ के NaOH का एक, है ना, एम 1 m बिलियन है। 1 m का मतलब होता है मोलरता, और हम उससे 0.2 m वाला बिलियन बनाना चाहते हैं। ठीक है, बनाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तो अपन को 1 m NaOH का अर्थ है कि बिलियन के 1 लीटर में 1 मोल NaOH उपस्थित है, यानी कि अपन ने बिलियन का 1 लीटर आयतन लिया। ठीक है ना, या 1000 ml बोल सकते हैं, 1000 ml, या फिर 1 लीटर अपन ने बिलियन लिया। ठीक है, 1 लीटर बिलियन लिया तो उसमें क्या है, 1 मोल, है ना, 1 मोल क्या है, NaOH के मिले हुए हैं। और 0.2 m बिलियन के लिए हमें 1 लीटर बिलियन में 0.2 मोल NaOH की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो वही दिखाया गया है कि क्या होता है ये आप लोग इसको पढ़ लेना। इसी प्रकार इस पे यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। यदि 1 लीटर या 1000 ml आयतन में 1 मोल उपस्थित है, तब 0.2 मोल उपस्थित होगा। तो इसमें बताया गया है कि 0.2, 1 मोल में ये, है ना, 1000 में 1 मोल है ना, तो 0.2 मोल, है ना, कितने लीटर में होगा, तो ये 200 ml में उपस्थित होता है। इसके बाद है ये मोललता है। मोलरता का ये सवाल भी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। तो मोलरता का आप सवाल भी दे सकते हैं, ये दिया गया है यहाँ पे। NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया हो, ताकि विलयन के, है ना, अपन को 250 ml प्राप्त हो सके। है ना। तो मोलरता विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन में का लीटर में आयतन लिखना है ना। तो NaOH का जो द्रव्यमान है, या NaOH का मोलर द्रव्यमान। ठीक है। तो NaOH का मोलर द्रव्यमान अपन निकाल सकते हैं, NaOH, NaOH सोडियम का होता है 23। ठीक है, सोडियम का कितना, 23 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है ना। तो इसको अपन जोड़ देंगे, 23 और ये 23 और ये 24, 24 और 6 कितने, 30 और 10 40, यानी कि इसका मोलर मास 40 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। और इसमें ml में दिया 250 ml दिया गया है। ठीक है, 250 ml।
ठीक है, तो आप इसको लीटर में बदलना चाहे तो 0.25 है ना ml अपन लिख सकते हैं। ठीक है, जो 250 ml है तो इसको अपन 0.25 लीटर लिख सकते हैं, तो वहीं पे ये लीटर लिखा हुआ है। इसके बाद इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ग्राम दिए गए हैं और इसका ये मोलर मास दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे लीटर में इसका आयतन है। इसको सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, इसको क्या है अपन सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मोल निकाले गए हैं इसके, है ना। मोल निकालने के लिए पता ही है अपन को 4 ग्राम गिवन वेट और मोलर मास 40। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, है ना, तो 1/10 है ना, 1/10 या फिर क्या आ जाएगा ये, है ना, 0.1 आ जाएगा। तो वही 0.1 मोल लिखे है और बटे में क्या है, ये लीटर में आयतन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर। ठीक है, तो 0 पर लीटर ये इसकी मोलरता आ गई है। यहाँ पे मोललता निकाली गई, तो पहले अपन मोललता के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इससे संबंधित अपन सवाल करेंगे। तो जो मोललता होती है, ठीक है, तो मोललता में क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, तो ये ताप से क्या है, ये अप्रभावित रहती है, इस पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें द्रव्यमान होता है ना। तो लिखा है इसमें ये इसे 1 किलोग्राम, है ना, इसे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है मोललता स्मॉल एम, इसको स्मॉल एम लिखना है। ठीक है, इसको कैपिटल एम लिखते थे, इसको स्मॉल एम लिखना है। बराबर है विलेय के मोलों की संख्या और बटे में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, द्रव्यमान कितना लिखना है अपन को, विलायक का किलोग्राम में लिखना है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है और ये क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मूलों की संख्या होती है। ठीक है, इससे संबंधित इस सवाल है, तो सवाल देखेंगे अपन। 3m NaCl है ना, यानी मतलब 3 मोलरता वाला NaCl का विलयन और इसका जो घनत्व है, घनत्व दिया गया 1.25 ग्राम, है ना, ml इनवर्स। इस विलयन की मोललता अपन को निकालना है ना, तो स्मॉल m बराबर 3 मोल लीटर इनवर्स। यहाँ पे अपन को मोलरता दी गई है, कितनी है, 3 मोल लीटर है ना, 3 मोल लीटर है ये दिया गया है। ठीक है, तो 1 लीटर बिलियन में NaCl का द्रव्यमान, तो जो 1 लीटर बिलियन है, ठीक है, 1 लीटर, तो इसमें अपन NaCl का द्रव्यमान निकालेंगे, है ना, तो कितने हैं, 3 गुणा में 58.5 NaCl का ये क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। ठीक है, 58.5 NaCl का मोलर द्रव्यमान होता है ना, तो ये ऐसे मोल दिए गए हैं जो अपन को। ठीक है, 3 दिए गए हैं और गुणा में 58.5, तो 175 आ जाएगा। यानी कि 1 लीटर में जो NaCl है ना, तो इसका जो द्रव्यमान है वो 175.5 ग्राम होता है। 1 लीटर बिलियन का द्रव्यमान अपन देखेंगे। ठीक है, तो 1 लीटर बिलियन का जो द्रव्यमान है वो 1000 और गुणा में एक घनत्व से गुणा कर देना है। ठीक है, जो बिलियन का जो घनत्व दिया गया है, तो 1000 से घनत्व के गुणा कर देंगे तो ये 1250 ग्राम आ जाता है। ठीक है, कितना आ जाता है, 1250, ये टोटल आता है ना, पूरे 1 लीटर बिलियन का द्रव्यमान होता है। लेकिन अब इसमें अपन को केवल जल का द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, इसमें क्या करना है अपन को, जल का द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, तो जल का विलयन में जल का द्रव्यमान निकालेंगे अपन, 1250 माइनस में 175, यानी कि जो NaCl का द्रव्यमान है उसको घटा देंगे, है ना, तो जल का द्रव्यमान इसमें आ जाता है जो कि क्या है, ग्राम में है। अब अपन को निकालना है इसकी मोललता। मोललता निकालेंगे तो लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, है ना, विलेय में कितने मोल हैं और बटे में किलोग्राम में, है ना, विलायक का द्रव्यमान। तो अपन को 3 मोल है ना, यहाँ पे लिखा है 3m, है ना, तो 3 मोल है और नीचे से अपन इसका गुणा कर देंगे तो अपन को इसको क्या है, किलोग्राम में लेना है।
जो अपन ने यहाँ पे निकाला ये ग्राम में निकाला है, तो इसको किलोग्राम में लेना है, तो अपन यहाँ पे एक केजी लिख देंगे, है ना। 1.0745 ये क्या आ जाएगा, केजी आ जाएगा। और इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.79, है ना, ये मोललता आ जाती है इसकी। ठीक है, तो अभी इससे संबंधित और सवाल भी करेंगे अपन। अभी तो केवल पीडीएफ में जो सवाल है, इसके अलावा भी आगे बाहर के सवाल अपन इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आज की क्लास है वो अपनी अपनी यहीं पे समाप्त करते हो। ये इसके साथ ही जो आपका चैप्टर है वो भी आपका समाप्त होता है। ठीक है, अब इससे कुछ आपके जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, है ना, वो रह गए हैं इस पार्ट से, है ना। तो इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर और कुछ जो न्यूमेरिकल सवाल है वो अपन अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो जो भी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं उससे संबंधित अपन सवाल भी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। नमस्कार।